आप लोग। तो आज हम लोग मॉडल पेपर में करेंगे अपना जो क्वेश्चन है, जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है वो करेंगे। इसके पहले के हम लोगों ने बहुविकल्पी प्रश्न और अति लघु उत्तरीय लघु उत्तरीय जो प्रश्न है वो सब हम लोगों ने कवर कर लिए थे। आज हम लोग जो करने जा रहे हैं वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो प्रश्न संख्या 32 से 34 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न 32 और 33 में विकल्प दिए गए हैं, एक ही विकल्प का उत्तर लिखना है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 100 शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर बता भी दिया गया है कि जो 32 प्रश्न नंबर है और 33 उसमें अथवा करके दो दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, मतलब एक प्रश्न के नीचे अथवा करके दूसरा प्रश्न है, तो दोनों में से कोई एक करना है। और 33 वाले में भी अथवा करके दो प्रश्न दिए हुए हैं, दोनों में से कोई एक करना है। जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये प्रश्न है अस्थिभंग से क्या तात्पर्य है, अस्थिभंग के प्रकार का वर्णन कीजिए। एक क्वेश्चन ये है। अथवा करके दूसरा लिखा है श्वसन तंत्र के मुख्य अंग कौन कौन से हैं, चित्र द्वारा वर्णन कीजिए। तो दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको करना है, क्योंकि इसका और इसका नंबर दोनों में से कोई एक करेंगे, एक ही मतलब 6 नंबर का अगर है तो 6 ही नंबर मिलेंगे। दोनों करने का कोई लाभ नहीं, दोनों में से कोई एक ही करना है, इसलिए अथवा करके दिया हुआ है। और आपको कुल टोटल 3 प्रश्न करने होते हैं, जिसमें से 6 क्वेश्चन दिए हुए होंगे और उसमें से हर एक क्वेश्चन का एक क्वेश्चन करना होगा और 2 नहीं करने हैं। अगर 2 करेंगे तो आपका टाइम वेस्ट जाएगा और आपको नंबर भी नहीं मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन से एक क्वेश्चन करना है उठा करके, और दूसरा वाला अगर आपको दूसरा आ रहा है तो दूसरा करिए, अन्यथा अगर अथवा के ऊपर वाला आ रहा है तो ऊपर वाला करिए, अगर अथवा के नीचे वाला आ रहा है तो नीचे वाला करिए। लेकिन यहाँ पर हम लोग अथवा वाला और अथवा के ऊपर वाला दोनों क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ताकि आप लोगों को जो है जो आंसर है वो अच्छे से समझ में आ जाए। तो पहले हम लोग समझेंगे कि श्वसन तंत्र के मुख्य अंग कौन कौन से हैं, चित्र द्वारा वर्णन कीजिए। तो पहले इस क्वेश्चन को हम लोग पूरा सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद अस्थिभंग से क्या तात्पर्य है, अस्थिभंग के प्रकार का वर्णन कीजिए, इसको भी देखेंगे। ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो इसमें थोड़ा सा बहुत बड़े हैं और थोड़ा सा टाइम भी लगेगा। तो श्वसन तंत्र पहले समझ लेते हैं क्या होता है। शरीर की आंतरिक क्रियाओं को घटित होने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस ऊर्जा की प्राप्ति शरीर सामान्यतः कोशिकाओं के अंदर भोज्य पदार्थों को तोड़कर करता है। मतलब शरीर की जो आंतरिक क्रियाएं हो रही हैं, शरीर के अंदर जो क्रियाएं हो रही हैं, चाहे जो भी क्रियाएं हो रही हैं, श्वसन हो रहा है, सर्जन हो रहा है, ये सारी जो क्रियाएं होती हैं उनके लिए किसकी आवश्यकता होगी, ऊर्जा की। और इस ऊर्जा की प्राप्ति के लिए सामान्यतः कोशिकाओं के अंदर भोज्य पदार्थों को तोड़कर करता है। और ये जो ऊर्जा है इसकी प्राप्ति कोशिकाएं कहाँ से करती हैं, जो भोज्य पदार्थ हम लोग लेते हैं उसको तोड़ करके ऊर्जा की प्राप्ति होती है। कोशिकाओं के अंदर भोज्य पदार्थों की तोड़ने की क्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। और जब कोशिकाओं के अंदर जो भोज्य पदार्थ हैं उनकी जो तोड़ने की क्रिया है वो क्रिया क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण कहलाती है। तो ऑक्सीकरण क्या है, कोशिकाओं के अंदर भोज्य पदार्थों को जो तोड़ने की क्रिया होती है वो ऑक्सीकरण कहलाती है। ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और कोशिकाओं के अंदर भोज्य पदार्थ तभी टूटेंगे जब उनके पास ऑक्सीजन होगी, मतलब कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंचेगी, वहां तक ऑक्सीजन जाएगी। तो ऑक्सीकरण की क्रिया के लिए कोशिकाओं में क्या होना आवश्यक है, ऑक्सीजन का होना आवश्यक है। ऑक्सीजन ही हमारे रक्त को शुद्ध करती है। ऑक्सीजन की प्राप्ति के लिए प्राणियों द्वारा बाहरी वातावरण से वायु ग्रहण की जाती है। ऑक्सीजन की प्राप्ति के लिए जो प्राणी होते हैं वो वायु को बाहरी वातावरण से ग्रहण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन हेतु पुनः इसे छोड़ा जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से निकालने के लिए इसे पुनः छोड़ देते हैं। वायु ग्रहण करना एवं इसे छोड़ने की प्रक्रिया श्वसन या श्वासोच्छ्वास क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, श्वासोच्छ्वास क्रिया कहलाती है। तो क्या होता है, जो प्राणी होते हैं वो बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के लिए इसे छोड़ा जाता है। वायु ग्रहण करना एवं इसे छोड़ने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, श्वसन कहलाती है या फिर श्वासोच्छ्वास क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, श्वसन कहलाती है या फिर श्वासोच्छ्वास क्रिया कहलाती है। इस प्रक्रिया में सहायता करने वाले अंग श्वसनांग कहलाते हैं। तो वायु ग्रहण करना एवं इसे छोड़ने की जो प्रक्रिया है वही प्रक्रिया श्वसन प्रक्रिया कहलाती है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि श्वसन किसे कहते हैं। तो श्वसन क्या होता है, वायु को ग्रहण करना एवं इसे जो छोड़ने की प्रक्रिया है वही प्रक्रिया क्या कहलाती है, श्वसन कहलाती है। और साथ ही इस प्रक्रिया में जो अंग सहायक होते हैं वो अंग कौन से होते हैं, तो इस प्रक्रिया में जो सहायता करने वाले अंग होते हैं वो अंग क्या कहलाते हैं, श्वसनांग कहलाते हैं। ये सभी श्वसनांग जो सम्मिलित रूप से श्वसन का कार्य करते हैं श्वसन तंत्र कहलाते हैं। तो ये सभी अंग जो श्वसन प्रक्रिया में सहायता करते हैं वो श्वसनांग कहलाते हैं।
और ये सभी श्वसनांग मिल कर के जब श्वसन प्रक्रिया में सहायता करते हैं या कार्य करते हैं सम्मिलित होकर के, तो वो जो पूरा तंत्र बनता है वो क्या कहलाता है, वो श्वसन तंत्र कहलाता है। तो यहाँ पर हम लोग 2-3 लाइन एकदम क्लियर कर लेते हैं कि श्वसन क्या होता है। वायु ग्रहण करना एवं इसे छोड़ने की जो प्रक्रिया होती है, यही प्रक्रिया श्वसन या श्वासोच्छ्वास प्रक्रिया कहलाती है। और इस प्रक्रिया में सहायता करने वाले जो अंग होते हैं वो श्वसनांग कहलाते हैं। साथ ही ये सभी श्वसनांग जो सम्मिलित रूप से श्वसन का कार्य करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, जब सम्मिलित रूप से सभी श्वसनांग एक साथ मिलकर कार्य करेंगे, तो वो जो प्रक्रिया होगी वो क्या कहलाएगी, वो तंत्र क्या कहलाता है, श्वसन तंत्र कहलाता है। इतना हम लोगों ने जान लिया। अभी तक हम लोगों ने केवल श्वसन तंत्र समझा है। अब समझते हैं श्वसन तंत्र के मुख्य अंग या श्वसनांग कौन कौन से हैं। श्वसन प्रक्रिया प्रत्येक प्राणी, जीवित प्राणी तथा मनुष्य के लिए अनिवार्य होती है। श्वसन क्रिया में भाग लेने वाले प्रमुख अंग निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला है नासा गुहा। कौन सा है, नासा गुहा। वायु आवागमन के लिए नाक में 2 छिद्र होते हैं, उसे नासा द्वार या नथुने कहा जाता है। तो नासा गुहा क्या होती है, हमारी जो नाक है उसके जो छिद्र है और उसके अंदर की जो संरचना होती है वो नासा गुहा कहलाती है। अंदर की ओर इनसे 2 मार्ग जाते हैं, एक पर्दे के माध्यम से दोनों मार्गों को एक दूसरे से पृथक किया जाता है। और जो हमारी नाक होती है वो 2 भागों में बटी हुई होती है और बीच में क्या होता है, एक दीवार तरीके की होती है जिससे वो 2 भागों में बटी हुई होती है। तालू की हड्डी नासिका को मुंह से पृथक करती है, जिसकी स्थिति नासा गुहा के निचले आधार में होती है। श्लेष्मिक कला द्वारा नासा गुहा का मार्ग बना हुआ होता है। वायु में उपस्थित धूलकण एवं जीवाणुओं को रोकने के लिए नासा गुहा की सतह पर छोटे छोटे रोए होते हैं। तो नासा गुहा का जो मार्ग है वो किससे बना होता है, श्लेष्मिक कला का बना हुआ होता है। साथ में नाक में छोटे छोटे रोए होते हैं, जो वायु में उपस्थित जो धूल कण होते हैं, जो जीवाणु होते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो उन सब जीवाणुओं, उन सब धूल कणों को वो छोटे छोटे जो रोए होते हैं वो आपस में अपनी सतह पर चिपका लेते हैं। और श्लेष्मिक कला का जो चिपचिका पदार्थ होता है वो भी जीवाणुओं को चिपकाकर अंदर प्रवेश करने से रोकता है। दोनों नासा द्वारों को मिलाकर के एक नली बनती है जो कि ग्रसनी में खुलती है। तो दोनों जो नासा द्वार है उनको अंदर जाके जब वो मिलेंगे तो क्या बन जाएगी, एक नली बन जाएगी जो कहाँ पर खुलेगी, ग्रसनी में खुलेगी। इतना समझ लिया। अब हम लोग ये चित्र देख लेते हैं, डायग्राम देख लेते हैं, क्योंकि डायग्राम भी आपके एग्जाम में बनाने के लिए जो है आता है। अगर डायग्राम बनाएंगे तो वहाँ पर आप लोगों को अच्छे मार्क्स हैं वो मिल जाते हैं। और डायग्राम आप लोगों को ज़रूर बनाना है, अगर एग्ज़ाम में आएगा तो बिल्कुल ऐसा ही जो डायग्राम है वो बनाना है। तो यहाँ पर जो डायग्राम है उसमें बताया गया है कि कहाँ पर कौन से अंग हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये क्या है, ये नासा मार्ग है जो अंदर जाएगा। और ये बाहरी बाहरी सिरा क्या कहलाता है, जो नासा मार्ग का, वो नाक है। और ये जब दोनों छिद्र आपस में मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगी, ग्रसनी बन जाएगी। और ग्रसनी के नीचे क्या है, घाटी है, मतलब एपी जो घाटी होती है ईश्वर यंत्र जिसको कहते हैं। और उसके नीचे क्या होता है, कंठ। कंठ क्या होता है, जो ईश्वर यंत्र होता है वो। और स्वर यंत्र के ऊपर क्या होता है, घाटी होता है। मतलब एक आप लोगों ने गले में छू के देखा होगा, हड्डी एक जैसी निकली हुई होती है, वो क्या होती है, वो गांठी होती है। और इसके नीचे क्या होगा, ये श्वास नली है। श्वास नली, यहाँ से जो श्वास है वो फेफड़ों में जाएगी। और ये दोनों क्या है, श्वास नली आगे आकर 2 भागों में बढ़ जाती है, जिसे कहते हैं श्वसनी। और इन श्वसनी से आगे क्या होता है, जो वायु होती है वो कहाँ होकर के सीधे फेफड़ों में जाएगी। तो यहाँ पर ये जो 2 संरचनाएं दिख रही हैं ये फेफड़े हैं। और ये जो 2 संरचनाएं आगे बट गई हैं, श्वास नली किस में बट गई है, श्वसनी में बट गई है। तो ये पूरा जो डायग्राम है वो ऐसे आप लोगों को बनाना है। और नीचे क्या है, ये डायफ्राम है। क्या है, डायफ्राम लगा हुआ है नीचे, देख सकते हैं, जो फेफड़ों को ऊपर और नीचे हल्का सा पुशअप करने का कार्य करेगा, ऊपर उठाने का कार्य करता है। ये डायफ्राम, ये इस तरह की जो संरचना है ये क्या कहलाती है, ये डायफ्राम होता है। और ये कूपिकाएं अल्वेलाई होती हैं जिनमें ऑक्सीजन जाकर के भरती है। और ये इसके अंदर क्या है, ये रुधिर कोशिकाएं हैं। अल्वेलाई के अंदर क्या होता है, ये रुधिर कोशिकाएं होती हैं। तो ये आप लोगों का जो पूरा श्वसन तंत्र का डायग्राम है ये इस प्रकार का है। तो अगर आप लोग इजी तरीका है, थोड़ा सा इजी डायग्राम है, इसको जरूर बना करके आएगा। अगर डायग्राम बनाएंगे तो आपको अच्छे मार्क्स वहाँ पर जो है नंबर जो है बहुत अच्छे मिल जाएंगे, क्योंकि डायग्राम बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट डालता है एग्जामिनर के ऊपर।
अब दूसरा कौन सा है, दूसरा जो श्वसनांग है वो कौन सा है, कंठ है। कंठ को देखते हैं, यह श्वास नली के ऊपरी सिरे पर होता है। जो कंठ होता है कहाँ पर होता है, श्वास नली के भी देखा कि ऊपरी सिरे पर होता है ना, ऊपरी सिरे पर होता है। और कंठ छद्म उपास्थि का बना हुआ एक ढक्कन होता है। और कंठ के ऊपर क्या होता है, उपास्थि का बना एक ढक्कन होता है, हड्डी का नहीं, उपास्थि का, जो कंठ द्वार पर स्थित होता है। कंठ छद्म भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। जो ढक्कन होता है वो एपिग्लोटिस होता है, होता नहीं, बंद हो जाता है, जो भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। श्वास नली को बनाने वाले उपास्थि के अधूरे छल्लों में से ऊपरी छल्ला आवट उपास्थि सामने से चौड़ा तथा उभरा हुआ होता है। पुरुषों के कंठ में इसे बाहर से छूकर अनुभव किया जा सकता है। तो अगर आपने देखा होगा, जो पुरुष होते हैं उनके गले पर एक क्या होता है, एक जो गला होता है वहां पर एक उभार जैसा दिखाई देता है। वो क्या होता है, वो जो उभार होता है वो अधूरा छल्ला होता है, जिसे अवट उपास्थि कहते हैं। तो वो अगर अनुभव करेंगे तो सामने से देखेंगे, अगर वो उभरा हुआ सा दिखता है और चौड़ा सा उभरा हुआ होता है। पुरुषों के कंठ में ज़्यादा जो है इसे अनुभव किया जा सकता है, महिलाओं में कम जो है ये जो है देखने को, मतलब उभार इसका कम होता है। दूसरा छल्ला चारों ओर से पूरा होता है तथा मुद्रिका उपास्थि कहलाता है। दोनों छल्लों के बीच रेशेदार तंतु भरे होते हैं। जो दोनों छल्ले होते हैं उनके बीच में क्या होता है, रेशेदार तंतु भरे होते हैं। अगला तीसरा कौन सा है, तीसरा स्नांग है श्वास नली। कौन सा है, श्वास नली। अब नीचे कंठ के क्या होगा, श्वास नली होगी। कंठ से होकर के वायु श्वास नली अथवा वायु नलिका में प्रवेश करती है। इसकी गोलाई 2.5 सेंटीमीटर तथा लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। जो श्वास नली होती है वो आगे जाकर के श्वसनी में बट जाएगी, दो भागों में बट जाएगी, और दो श्वसनी कहाँ जाएंगी, दोनों फेफड़ों में जाएंगी। इसकी जो गोलाई होती है श्वास नली की 2.5 सेंटीमीटर तथा लंबाई जो होती है 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। यह नली सी के आकार के रेशेदार तंतुओं से निर्मित छल्लों से बनी हुई होती है, जो कि पीछे की ओर खुले रहते हैं। इनके ऊपर श्लेष्मिक कला मढ़ी होती है। नली के ऊपर तथा पिछले भाग में श्लेष्मिक कला मढ़ी होती है। जब भोजन ग्रास नली से गुजरता है तो ग्रास नली फूलती है और श्वास नली की जो पिछली झिल्ली है वो दब जाती है। इस प्रकार ग्रास नली को फूलने का स्थान मिल जाता है। श्वास नली गले से होकर वक्ष में जाती है। वक्ष में यह दो भागों में विभक्त हो जाती है, श्वसनी अथवा ब्रोंकस कहा जाता है। दोनों श्वसनी फेफड़ों में जाकर के अनेक शाखाओं तथा उपशाखाओं में बट जाती हैं। फिर जो दोनों श्वसनी होती हैं एक एक फेफड़े में चली जाती हैं। फिर श्वसनी क्या होती हैं, बहुत सारे भागों में बट जाती हैं, और जो उपशाखाएं होती हैं उनको श्वसनी या ब्रोंकस कहा जाता है। और आगे जाकर के वो और छोटी छोटी जो श्वसनिकाएं होती हैं उसमें बट जाती हैं। अत विभाजन के फलस्वरूप ये सौत्रिक तंतु केवल सूक्ष्म नलिकाएं बनकर रह जाते हैं, और लास्ट में क्या होता है, ये इतने इतने पतली पतली जो है विभाजित होकर बचती हैं कि केवल सूक्ष्म नलिकाएं ही रह जाती हैं। प्रत्येक सूक्ष्मतर श्वसनिका के अंत में वायुकोश होते हैं, जिसको एल्वुलाई कहते हैं, जिनका बाहर की ओर वायु से इन श्वसनिकाओं द्वारा संपर्क बना होता है। और वही जो अंत में वायु कोश होते हैं उन्हीं में जाकर के फेफड़ों में जो ऑक्सीजन है वो भरती है। तो एल्वुलाई में ऑक्सीजन होती है, श्वसनिकाएं वहां तक ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करती हैं। अगला जो श्वसनांग है वो कौन सा है, फेफड़े अथवा फुफ्फुस। यह मानव श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इसकी संख्या 2 होती है। फेफड़े कितने होते हैं शरीर में, 2 होते हैं, एवं ये वक्ष गुहा में दाईं एवं बाईं ओर स्थित होते हैं। इनका रंग नीलापन लिए हुआ भूरा होता है। तो जो फेफड़े होते हैं वो कैसे होते हैं, नीलापन लिए हुए भूरे होते हैं। जन्म से पहले इनका रंग लाल तथा नवजात शिशु के फेफड़ों का रंग गुलाबीपन लिए होता है। तो जन्म से पहले जो फेफड़े होते हैं वो लाल रंग के होते हैं तथा नवजात शिशु के फेफड़ों का जो रंग होता है वो गुलाबीपन लिए हुए होता है। यह स्पंज की तरह होते हैं। दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े से कुछ चौड़ा तथा भारी होता है। जो दायां फेफड़ा होता है वो बाएं फेफड़े से कुछ भारी और चौड़ा होता है। दायां फेफड़ा 3 तथा बायां फेफड़ा 2 भागों में बटा हुआ होता है। जो दायां फेफड़ा होता है वो 3 भागों में बटा हुआ होता है, जो बायां फेफड़ा होता है वो 2 भागों में बटा हुआ होता है। ये भाग पुनः कई छोटे छोटे भागों में बट जाते हैं। इन प्रत्येक छोटे छोटे भागों में वायु प्रणाली की शाखाएं तथा उपशाखाएं पहुंचती हैं। प्रत्येक नली द्वारा हवा की थैली का एक गुच्छा निर्मित किया जाता है, जिसे हवा कोठरी का नाम दिया जाता है। इन्हें वायुकोश भी कहा जाता है। तो जो एल्वुलाई होते हैं, जो वायुकोश होते हैं, उन्हीं को हवा की कोठरी कहा जाता है, क्योंकि वहीं पर जाकर के जो ऑक्सीजन है वो
भर जाती है श्वसनिकाओं के द्वारा। इस तरह पे प्रत्येक फेफड़ा इन करोड़ों वायुकोशों का समूह है। तो प्रत्येक फेफड़े में एक नहीं बल्कि करोड़ों जो वायुकोश होते हैं वो होते हैं। इन कोशों की दीवारें बहुत पतली होती हैं। इन कोशों के चारों ओर फुफ्फुसी धमनियों की महीन तथा सूक्ष्म शाखाएं होती हैं। जो कोश की दीवारें हैं वो बहुत पतली होती हैं और तथा महीन होती हैं, सूक्ष्म शाखाएं होती हैं। यहीं पर कोशिकाओं तथा वायु कोशों की दीवारों में से गैसों की अदला बदली होती है। तो जो एल्वेलाई होती हैं वहीं से क्या होता है, गैस है उनका आदान प्रदान होता है। मतलब ऑक्सीजन जो है वहीं से शरीर के अंदर जाती है रक्त में मिलकर के, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वहीं से रक्त से बाहर आकर के श्वसन मार्ग से बाहर चली आती है। तो गैसों की जो अदला बदली है वो कहाँ पर होती है, वायु कोशों में होती है। अर्थात रक्त में मिली हुई कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाती है तथा उसमें ऑक्सीजन मिल जाती है। इसी कारण अशुद्ध रक्त पुनः शुद्ध हो जाता है। तो जो रक्त का शुद्धिकरण है, रक्त में ऑक्सीजन मिलाने का जो कार्य है वो कहाँ पर होता है, वायु कोशों में होता है। वहीं पर जो है ऑक्सीजन जो है रक्त में चली जाती है और रक्त शुद्ध हो जाता है, और अशुद्ध रक्त से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो श्वसन तंत्र के मार्ग से होते हुए बाहर निकल जाती है। तो इस प्रकार से जो है वहाँ रक्त का शुद्धिकरण हो जाता है। तो अब समझते हैं श्वसन क्रिया का महत्व। क्या समझते हैं, महत्व समझ लेते हैं। श्वसन क्रिया महत्वपूर्ण जैविक क्रिया है जो सभी जीवधारों के लिए अत्यंत आवश्यक है। श्वसन क्रिया के अभाव में जीवित रहना असंभव है। मतलब कोई भी व्यक्ति श्वसन के बिना जीवित नहीं रह सकता है। श्वसन क्रिया द्वारा प्राणी ऑक्सीजन ग्रहण करता है, और श्वसन की प्रक्रिया के द्वारा जो हर प्राणी होता है वो ऑक्सीजन को ग्रहण करता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। श्वसन स्वतः चलने वाली क्रिया है, परंतु किसी दुर्घटना व श्वसन क्रिया रुकने पर प्राणी की मृत्यु भी हो सकती है। मतलब जो श्वसन प्रक्रिया है वो कैसे चलती है, स्वतः चलती है। इसमें क्या होता है, किसी की इच्छा निर्भर नहीं होती। श्वसन कैसी प्रक्रिया है, अनैच्छिक प्रक्रिया है, ऐच्छिक नहीं अनैच्छिक है। लेकिन अगर किसी दुर्घटना व श्वसन की जो प्रक्रिया है जब वो बाधित हो जाती है तब क्या हो जाता है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो पहला जो क्वेश्चन है हम लोगों ने पूरा देख लिया है, पूरा समझ लिया है, पूरा पढ़ लिया है। अब दूसरा क्वेश्चन भी कर लेते हैं। पहला कौन सा कर लिया है, श्वसन तंत्र के मुख्य अंग कौन कौन से हैं, चित्र द्वारा वर्णन कीजिए। तो ये वाला क्वेश्चन अभी हम लोगों ने पूरा सॉल्व कर लिया है, पढ़ लिया है, समझ लिया है। अब समझते हैं अस्थि भंग से क्या तात्पर्य है, अस्थि भंग के प्रकार का वर्णन कीजिए। तो पूछा जा रहा है अस्थि भंग से क्या तात्पर्य है, अस्थि भंग के प्रकार का वर्णन कीजिए। तो इसको भी देख लेते हैं क्वेश्चन को हम लोग। क्वेश्चन जितने दिए होंगे वो सब सॉल्व करेंगे, क्योंकि यही जो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और ये आपके एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं। तो क्वेश्चन बहुत जो है इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, इसलिए हम लोग सारे क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो पहले अस्थिभंजन का अर्थ समझ लेते हैं, उसके बाद जानेंगे कारण। तो पहले समझ लेते हैं अस्थिभंजन का अर्थ, उसके बाद कारण लक्षण जो है वो सब समझेंगे। अस्थिभंजन होता क्या है इसको समझते हैं। शरीर की यदि किसी भी हड्डी में दरार आ जाती है या कोई हड्डी टूट जाए तो उसे अस्थिभंजन या हड्डी टूटना कहते हैं। तो अस्थिभंजन या जो हड्डी की टूट है वो क्या कहलाती है, शरीर की यदि किसी भी हड्डी में दरार आ जाती है या कोई हड्डी टूट जाए तो उसे अस्थिभंजन या हड्डी का टूटना कहा जाता है। इतना समझ में आया। अब आगे देखते हैं। अस्थिभंजन शरीर के किसी अंग पर अत्यधिक दबाव पड़ने अथवा झटका लगने आदि अन्य कारणों से हो सकता है। तो जो अस्थिभंजन है वो कई उसके कारण है, या तो जो है हड्डी हमारी जो है या तो दब जाए या फिर उस पर कोई झटका जो है लगे, तो इन सब कारणों से क्या होता है, जो हड्डी है वो टूट जाती है। तो अस्थिभंजन क्या होता है, शरीर की यदि किसी भी हड्डी में दरार आ जाती है या फिर वो टूट जाती है तो वो जो टूटने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाएगी, अस्थिभंजन या हड्डी का टूटना कहलाएगी। और हड्डी क्यों टूटती है, या तो शरीर के अंग पर अत्यधिक दबाव पड़ गया है या फिर जो है झटका बहुत तेज का जो है हड्डी पर लगा है जिससे वो टूट गई, या अन्य कारण भी हो सकते हैं। कोई बहुत ऊंचाई से कोई व्यक्ति गिर गया है, तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आप लोग परिभाषा तरीके का लिखेंगे वो इतना ही आप लोगों के लिए सफिशिएंट होगा। आगे है अस्थिभंजन के लक्षण। अगर अस्थिभंजन हो गया है, हड्डी टूट गई है, तो वहाँ पर कौन कौन से लक्षण देखने को मिलेंगे। अस्थिभंजन के लक्षण निम्नलिखित हैं।
पहला है प्रभावित व्यक्ति की हड्डी में अत्यधिक पीड़ा व चरमराहट होती है, मतलब जिस स्थान की हड्डी टूटती है वहां पर बहुत अत्यधिक पीड़ा होती है और साथ ही चरमराहट की जो आवाज़ है वो आती है। उससे संबंधित अंग अपना कार्य करना बंद कर देते हैं तथा उनकी आकृति अस्वाभाविक हो जाती है। और जो संबंधित अंग होता है वो क्या होता है, जो नॉर्मल तरीके से जिस प्रकार से पहले कार्य होता था वैसा कार्य नहीं होता, वो कार्य करना बंद कर देते हैं तथा उनकी जो आकृति होती है वो पहले की जैसी नहीं होती बल्कि अस्वाभाविक हो जाती है, थोड़ी सी अलग हो जाती है। जिस स्थान की हड्डी अनेक बार टूट चुकी हो उस स्थान का रंग नीला काला हो जाता है। और जिस स्थान की हड्डी टूट गई हो और अनेक बार टूट गई हो तो वहाँ का जो रंग है वो कैसा हो जाता है, सामान्य त्वचा से अलग दिखता है, नीला या काला जैसा जो है वो दिखाई देता है। हड्डी टूटने का वास्तविक पता एक्सरे द्वारा किया जाता है। अगर हड्डी टूटी है तो उसका जो पता है कि हड्डी टूटी है या नहीं टूटी है तो कैसे पता चलेगा, उस हड्डी का या फिर उस अंग का जो है एक्सरे करवाया जाता है, जिससे पता चल जाता है कि हड्डी टूटी है या फिर फ्रैक्चर हुआ है या किस प्रकार का जो चोट है वहाँ पर आई है। हड्डी से संबंधित जो बातें होती हैं वो किस में पता चलती हैं, एक्सरे के द्वारा पता चलती हैं। आप समझते हैं अस्थिभंजन के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं। तो अस्थिभंजन के प्रकार निम्नलिखित हैं। पहला है साधारण अस्थिभंजन। इस प्रकार के अस्थिभंजन में हड्डी केवल एक ही स्थान से टूटती है तथा आसपास के ऊतकों को किसी विशेष प्रकार की क्षति नहीं पहुंचती है। इस अस्थिभंजन में किसी प्रकार का घाव अथवा रक्तस्राव नहीं होता। तो पहला जो है साधारण अस्थिभंजन। इस अस्थिभंजन में क्या होता है, हड्डी केवल एक स्थान से टूटेगी। साधारण अस्थिभंग जब होगा, भंजन होगा, तो वहां पर हड्डी केवल एक स्थान से टूटती है और आसपास के ऊतकों में किसी विशेष प्रकार की क्षति नहीं होती। मतलब जो जो हड्डी टूटी है वही टूटेगी, उसके आसपास का जो ऊतक होते हैं, जो अंग होते हैं वो उस टूट से प्रभावित नहीं होते हैं। इस अस्थिभंजन में किसी प्रकार का घाव अथवा रक्तस्राव नहीं होता है। मतलब सामान्य जो साधारण अस्थिभंजन है उसमें केवल हड्डी टूटेगी, किसी प्रकार का घाव या रक्तस्राव जो है उस स्थान पर देखने को नहीं मिलता है। तो पहला कौन सा हो गया अस्थिभंजन का प्रकार, साधारण अस्थिभंजन हो गया। दूसरा कौन सा है, दूसरा प्रकार है बहुखंडी अस्थिभंजन। दूसरा प्रकार कौन सा है हड्डी टूटने का, तो दूसरा कौन सा है अस्थिभंजन का, बहुखंडी अस्थिभंजन। तो पहला था साधारण, दूसरा है जो बहुखंडी अस्थिभंजन है वो इसमें क्या होगा, इसमें होगा कि इस प्रकार के अस्थिभंजन की स्थिति में प्रभावित स्थान की हड्डी कई टुकड़े हो जाते हैं। मतलब इस अस्थिभंजन में क्या होगा, जो हड्डी है, जब बहुखंडी अस्थिभंजन होगा तो उस हड्डी के कई टुकड़े हो जाएंगे। मतलब एक जगह से नहीं टूटेगी, बहुखंडी अस्थिभंजन में एक हड्डी कई जगह से टूटेगी। तो एक हड्डी का कई जगह से टूटना या एक हड्डी के कई टुकड़े होना, ये टूट कौन सी कहलाएगी, बहुखंडी अस्थिभंजन कहलाएगी। अगला है जटिल अस्थिभंजन। कौन सा है, जटिल अस्थिभंजन। इस प्रकार के अस्थिभंजन में हड्डी के टूटने के साथ साथ उसके समीप स्थित कोमल अंग को आघात लग जाता है। इस अस्थिभंजन को जटिल अस्थिभंजन कहा जाता है। जैसे पसली टूटकर फेफड़े में धंस जाए। तो जटिल अस्थिभंजन कब होगा, जब जो हड्डी है, एक स्थान की हड्डी जो है टूट करके उसके आसपास के जो कोमल अंग होते हैं उनमें जा करके लग जाती है, उनमें जा करके घुस जाती है। तो वो अस्थिभंजन जो होता है वो जटिल अस्थिभंजन होता है। जैसे कि जब फेफड़े की जो पसली है वो टूटकर कहाँ घुस जाए, फेफड़े की जो पसली है वो टूटकर फेफड़ों के अंदर चली जाती है। तो फेफड़े की पसली टूटेगी और साथ ही वो किसको घायल करेगी, जो फेफड़े होते हैं, मांसल जो फेफड़े होते हैं उनको घायल कर देगी, उसमें जा कर के घुस जाएगी। तो ये जो अस्थिभंजन होगा वो कौन सा होगा, जटिल अस्थिभंजन होगा। जब एक स्थान की हड्डी टूट करके दूसरे कोमल अंग में जा कर के घुस जाए, उसको भी क्या कर दे, प्रभावित कर दे, उसमें भी घाव कर दे, तो वो वाला जो अस्थिभंजन है वो जटिल अस्थिभंजन कहलाता है। अगला है पच्चड़ी अस्थिभंजन। कौन सा है, पच्चड़ी अस्थिभंजन। इस प्रकार के अस्थिभंजन में किसी एक हड्डी का टूटा हुआ सिरा दूसरी हड्डी में धंस जाता है। इस प्रकार के अस्थिभंजन में पीड़ित को अत्यधिक कष्ट होता है। पच्चड़ी में क्या होगा, पचड़ी में क्या होगा कि इस प्रकार के अस्थिभंजन में किसी एक हड्डी का टूटा हुआ सिरा दूसरी हड्डी में धंस जाता है। पचड़ी अस्थिभंजन और जटिल में थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है, बहुत माइनर सा डिफरेंस है, इसको समझते हैं। जब जटिल भंजन होगा तो वहां पर एक हड्डी टूट करके दूसरे कोमल अंग में घुसेगी। कहाँ पर घुसेगी, समीप का जो कोमल अंग है उसमें घुसेगी। लेकिन पचड़ी अस्थिभंजन में क्या होगा, एक हड्डी का जो सिरा है टूट करके दूसरी हड्डी में धंस जाएगा। तो हड्डी का सिरा जब दूसरी हड्डी में जा करके धंस जाता है तो वो वाली जो टूट होती है वो पचड़ी होती है। लेकिन
जटिल अस्थिभंजन तब होगा जब एक हड्डी टूट करके दूसरे कोमल अंग को घायल कर देगी, जैसे कि जो पसली है वो टूटकर फेफड़ों को घायल कर दे, तो ये क्या होगा, जटिल अस्थिभंजन। जैसे कि और दूसरा क्या है कि जब हड्डी टूट करके दूसरी हड्डी को घायल कर दे, तो वहां पर क्या होगा, जब एक हड्डी जो है टूट करके दूसरी हड्डी में धंस जाए तो वो क्या होगा, पचड़ी अस्थिभंजन होगा। इस प्रकार के अस्थिभंजन में पीड़ित को अत्यधिक कष्ट होता है, मतलब दो हड्डियां जो है वो घायल हो जाती, एक तो टूटी हुई है और सामने जो है उसमें जाकर के वो धंस जाएगी, इसलिए वहां पर दो हड्डी प्रभावित होती है, तो वो पचड़ी अस्थिभंजन होता है। अगला है संयुक्त अस्थिभंजन। संयुक्त क्या होगा, संयुक्त अस्थिभंजन की स्थिति में टूटने वाली हड्डी का एक सिरा मांस एवं त्वचा को फाड़कर बाहर निकल जाता है। इसके परिणाम स्वरूप प्रभावित अंग विकृत हो जाता है, रोगाणुओं द्वारा घाव के संक्रमित होने की आशंका बनी रहती है। तो जब संयुक्त अस्थिभंजन होगा तो वहां पर क्या होगा, जो अस्थिभंजन है उसमें टूटने वाली जो हड्डी है उसका एक सिरा मांस एवं त्वचा को फाड़कर बाहर निकल जाता है, मतलब जो टूटी हुई हड्डी है वो त्वचा और मांस को फाड़ करके बाहर निकल आती है और बाहर जो है दिखाई देने लगती है। इसके परिणाम स्वरूप प्रभावित अंग विकृत हो जाता है, रोगाणुओं द्वारा घाव के संक्रमित होने की आशंका बन जाती है। संयुक्त अस्थिभंजन में क्या होगा, जो टूटी हुई हड्डी है वो मांस और त्वचा को फाड़ करके शरीर से बाहर निकल आती है और वहां पर क्या हो जाता है, उस स्थान पर घाव हो जाता है, जिससे उस स्थान पर रोगाणुओं का जो संक्रमण है और साथ ही विकृत अंग है उसके संक्रमित होने की जो आशंका है वो बढ़ जाती है। अगला है आप लोगों का लास्ट जो अस्थिभंग का प्रकार है वो है कच्चा अस्थिभंजन। कौन सा है, कच्चा। इस प्रकार के अस्थिभंजन में हड्डियां पूर्णतः टूटती नहीं है, बल्कि उसमें लोच आ जाती है अथवा दरार पड़ जाती है। जो कच्चा अस्थिभंजन होता है उसमें हड्डी जो है पूरी तरीके से नहीं टूटती, उसमें केवल क्रैक्स हल्का सा आ जाएगा, दरार आ जाती है। इस प्रकार का अस्थिभंजन प्रायः बच्चों में होता है, और जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनकी जो बोन्स होती थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होती, इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होती छोटे बच्चों की। तो जो कच्चा अस्थिभंजन वो किसमें देखने को मिलता है, बच्चों में देखने को मिलता है। और इस वाले अस्थिभंजन में हड्डियां पूर्णतः नहीं टूटती हैं, बल्कि उसमें थोड़ा सा लोच आ जाता है और दरार पड़ जाती है, और इस प्रकार का जो अस्थिभंजन है वो बच्चों में देखने को मिलता है। संक्षेप में हड्डियों में दरार आने की प्रक्रिया को कच्चा अस्थिभंजन कहा जाता है। और संक्षेप में अगर हड्डियों में दरार आ गई है तो वो दरार आने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाएगी, कच्चा अस्थिभंजन कहलाती है। अब समझ लेते हैं, अभी तक प्रकार समझे थे, अब समझ लेते हैं उपचार, कि अगर किसी का अस्थिभंजन, किसी व्यक्ति का हड्डी कोई टूट गई या अस्थिभंग हो गया है तो वहाँ पर प्राथमिक उपचार कौन कौन से करने चाहिए। अस्थिभंजन के प्राथमिक उपचार निम्नलिखित हैं। पहला है, प्रभावित अंग की देखभाल की जानी चाहिए। दूसरा है, चिकित्सक से परामर्श स्थापित करना चाहिए। तीसरा है, अधिक रक्तस्राव को रोकने के लिए टूर्निकेट का प्रयोग करना चाहिए। जो रक्तस्राव हो रहा है उस स्थान को पे रक्तस्राव जो हो रहा है उसको रोकने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, टूर्निकेट का प्रयोग करेंगे। उचित सहारे का प्रयोग करके रोगी को आराम से लिटा देना चाहिए। रोगी को ज़्यादा हिलाना डुलाना नहीं चाहिए, उसको आराम से लिटा देना चाहिए। टूटी हुई हड्डी को सहारा देते हुए स्थिर रखने हेतु खप्पच्चियों का प्रयोग करना चाहिए। और जो टूटी हुई हड्डी है वो हिले डुले ना, और साथ ही जिस स्थान पर है उस स्थान पर स्थिर रहे, इसलिए वहाँ पर जो खपच्चियाँ हैं उनको बांध करके हड्डी को रोकने का, जो सहारा देने का कार्य है वो किया जाना चाहिए। रोगी को गर्म पेय पिलाना चाहिए एवं धैर्य बंधाना चाहिए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो जो उपचार है उसके लिए की जा सकती हैं। आगे है कि कुछ मुख्य हड्डियों के टूटने की पहचान तथा उपचार। इसके अलावा भी कुछ हड्डियाँ हैं, उनके टूटने की पहचान किस प्रकार से की जाएगी, उनका उपचार किस प्रकार से किया जाएगा, ये भी देख लेते हैं। पहला है कूल्हे की हड्डी। कौन सी है, कूल्हे की हड्डी। तो कूल्हे की हड्डी टूटेगी तो कैसे पता चलेगा, टूटने पर अत्यधिक दर्द होता है। अगर कूल्हे की मतलब कमर की जो हड्डी है वो टूटेगी तो क्या होगा, अत्यधिक दर्द होगा, बार बार मूत्र त्याग की इच्छा होती है, और साथ ही जो यूरिन है वो बार बार जाना पड़ेगा। इसमें घायल को आराम से लिटाकर कूल्हे को ढकते हुए पट्टियां बांधनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति की कूल्हे की हड्डी, कमर की हड्डी टूट गई है तो वहाँ पर कमर के हिस्से को ढक देना चाहिए, वहाँ पर पट्टियाँ बांध देनी चाहिए तथा अविलंब चिकित्सक से परामर्श कर लेना चाहिए। दूसरा है जांघ की हड्डी। टूटने पर तलवा धरातल से ऊपर नहीं उठता है। अगर जांघ की जो हड्डी वो टूट गई है तो जो तलवा है पैर का वो धरातल से ऊपर
नहीं उठेगा। मतलब जो हड्डी है जब टूट गई है तो नीचे वाला जो हिस्सा होगा वो कैसा हो जाएगा, धरातल को छुएगा। घायल पैर स्वस्थ पैर की तुलना में छोटा हो जाता है एवं सूजन आ जाती है। घायल व्यक्ति को पीठ के बल लिटाना चाहिए। घायल पैर को सीधा खींचकर स्वस्थ पैर के साथ रुई की गद्दी रखकर बांध देना चाहिए। कपच्चियों से सहारा देना चाहिए तथा तुरंत चिकित्सा की व्यवस्था करनी चाहिए। तो अगर किसी व्यक्ति के जांघ की हड्डी टूटी है तो उसके लिए ये सारे जो उपचार हैं वो किए जाने चाहिए। अगला है सिर की हड्डी। तो अगर मान लीजिए किसी के सर की हड्डी जो है टूट गई है तो वहाँ पर क्या करेंगे, टूटने पर घायल को कुर्सी पर सीधा बैठा देना चाहिए। कैसे बैठा देना चाहिए, सीधा। गीले कपड़े की तह बनाकर सिर के ऊपर रखनी चाहिए। और जो घायल व्यक्ति है जिसकी सर की हड्डी टूटी है तो उसके सर पर क्या करना चाहिए, गीले कपड़े की तह बना करके सिर के ऊपर रखनी चाहिए। तुरंत चिकित्सक की व्यवस्था करनी चाहिए, मतलब देर नहीं करनी चाहिए। जैसे भी संभव हो सके जो चिकित्सक है उससे जो है परामर्श लेना चाहिए, वहाँ पर रोगी को, पेशेंट को ले जाना चाहिए। अगला है जबड़े की हड्डी। मान लीजिए किसी के जबड़े की जो हड्डी है वो टूट गई है तो उसके लिए क्या उपचार होगा, टूटने पर मसूड़ों से रक्तस्राव होता है। अगर किसी के जबड़े की हड्डी टूट गई है तो उसकी पहचान क्या है कि जो मसूड़े हैं उनसे बहुत ज़्यादा रक्त निकलने लगा, ब्लीडिंग होने लगेगी, बोलने में कठिनाई होती है और जो व्यक्ति है वो बोल नहीं पाएगा। इसमें हथेली की सहायता से निचले जबड़े को ऊपरी जबड़े के साथ धीरे धीरे बंद करना चाहिए। और ये तो हो गया कि लक्षण कि वहाँ पर रक्तस्राव होगा, व्यक्ति बोल नहीं पाएगा। लेकिन टूटने पर क्या करना चाहिए, जो निचले जबड़ा है उसे हथेली से ऊपर उठा करके ऊपरी जबड़े के साथ धीरे धीरे बंद करना चाहिए एवं रोगी को बोलने नहीं देना चाहिए। मतलब ऊपरी वाले जबड़े के पास ले जाना चाहिए और वहीं पर स्थिर कर देना चाहिए, रोगी को बोलने नहीं देना चाहिए तथा अविलंब चिकित्सक की व्यवस्था करनी चाहिए। तो और अविलंब रूप से ऐसी ये प्रक्रिया करने के बाद जो जबड़ा है उसे नीचे लटकने ना दे, उसे हाथ लगाकर ऊपर ही अब ऊपरी वाले जबड़े की सहायता से वहाँ पर रोक करके रखें और तुरंत किसके पास जाना चाहिए, परामर्श चिकित्सक के पास जा कर के जो है वहाँ पर जो उपचार है वो करवाना चाहिए। और अगला है कंधे की हड्डी टूटना। तो अगर किसी के कंधे की हड्डी टूट गई है तब क्या होगा, टूटने पर घायल के कंधे के नीचे एक चौड़ी पट्टी का मध्य भाग रखकर बगल से लेकर स्वस्थ कंधे के ऊपर बांध देना चाहिए। प्रभावित हाथ को उचित सहारा देना चाहिए, चिकित्सक का प्रबंध करना चाहिए। तो अगर किसी के कंधे की हड्डी टूट गई है तो ये जो उपचार है इस प्रकार का किया जा सकता है। तो ये तो प्राथमिक उपचार है, लेकिन इसके तुरंत बाद जो है डॉक्टर के पास जाना चाहिए और वहाँ पर जो है पूरा अच्छे से जो उपचार है वो करवाना चाहिए। तो ये वाला क्वेश्चन भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। तो आज हम लोगों ने दीर्घ जो प्रश्न है वो 2 कर लिए हैं। कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं दीर्घ के? 2 जो क्वेश्चन हैं दोनों पहले जो आप लोगों के पहले स्टार्टिंग में 2 क्वेश्चन थे वो कर लिए, दोनों क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व किए। तो जो लॉन्ग क्वेश्चन है विस्तृत है इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी आप लोगों के इस पेपर में 4 प्रश्न और बचे हैं। तो दीर्घ उत्तरी के मतलब करने तो दो ही होंगे आपको, लेकिन हम सॉल्व पूरे करेंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा और आ जाए। अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आए तो आप लोगों का जो पेपर है उसमें छूटे नहीं। तो मॉडल पेपर है और बिल्कुल पेपर जैसा है, लेकिन यहाँ पर 3 प्रश्न आप लोगों को वहाँ पर एग्जाम में करने होंगे। यहाँ पर हम लोग सारे प्रश्न सॉल्व करेंगे क्योंकि आप लोगों के लिए ये ज़्यादा जो है लाभप्रद होगा। अगर सारे प्रश्न आप लोग सॉल्व करेंगे तो आप लोगों का जो एक प्रकार से जो नॉलेज है वो ज़्यादा बढ़ेगा और आप लोगों को पता भी चलेगा किस प्रकार से कौन सा क्वेश्चन जो है सॉल्व करना है और साथ ही आप लोगों को एक तरीके से जो रिवीजन है वो भी हो जाएगा। तो गाइस आप लोगों को क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि जो बच्चे हैं उनको यहाँ पर जो फ्री में चीज़ें दी जा रही हैं उनको भी पता चले और उनको भी बहुत सारी जो मदद है वो हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।